तो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑफ द पार्लियामेंट चैप्टर। और डिवाइसेस के बारे में जानते हैं हम लोग पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के अंदर। हमारे सारे मोशंस तो कवर हो गए हैं। इस लेक्चर में बात करेंगे पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बारे में। देखो, कोई भी एक मेंबर होता है अगर पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का, ऑब्वियसली बात है वो एक एमपी होगा, वो ना एक चीज़ रेज कर सकता है जिसमें उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर कौन सी सिचुएशन के अंदर रेज हो सकता है? यहाँ पर अर्पित बात ये है, जो भी हाउस की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जब वो नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर को फॉलो ना करें और अगर किसी एक एमपी को बेसिकली ये लग रहा है जिस ऑर्डर में कोई भी डिस्कशन या कोई भी रूल वगैरह कैरी आउट होना चाहिए था उसका उल्लंघन हो रहा है, वो दायरे से बाहर निकल रहा है और स्पीकर भी उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर स्पीकर की नज़रों से वो चीज़ छूटती चली जा रही है। समझ रहे हो श्रेया? तब ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है ये फॉलो होता है कि जैसे कोई भी चीज़ है वो एक ऑर्डर में चलनी चाहिए ना। जिस चीज़ के लिए जो समय है वो निर्धारित है हाउस के अंदर, या जो भी एक नियम जो है उसका पालन होना चाहिए। जब ये ऑर्डर बिगड़ता है ना, तब ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करा जा सकता है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, जो भी एक हाउस के जो रूल्स हैं उसकी इंटरप्रिटेशन या उसकी इन्फोर्समेंट या कुछ ऐसे आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के जिसकी वजह से एक लोकसभा या राज्यसभा का जो बिजनेस होता है, जो डिस्कशन होती है वो रेगुलेट होती हैं, ये उसके कंटेक्स्ट में इशू करा जा सकता है किसी एक एमपी के द्वारा। कि देखो, आप यहाँ पर ये बोल सकते हो स्पीकर या चेयरमैन महोदय को कि मैडम जी, सर जी, जो भी हैं उधर, मेल बैठे हैं फीमेल बैठे हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को आप बोल सकते हो बीइंग एमपी कि सर देखो, यहाँ पर सामने वाली जो सरकार है, जो उसके मंत्री हैं, वो यहाँ पर हाउस के रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं। उनको ये एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर बताना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, लेकिन वो ऑर्डर को तोड़ रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल को ब्रीच कर रहे हैं। एंड यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन रेज करा जा सकता है, दैट इज विद इन द जानकारी ऑफ द स्पीकर, कॉग्निसेंस ऑफ द स्पीकर। ये बेसिकली एक अपोजिशन मेंबर के द्वारा ही जनरली रेज करा जा सकता है, करा जा नहीं सकता, रेज करा जाता है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द गवर्नमेंट। सरकार हो सकता है ना श्रेया, जनरल डिबेट डिस्कशन करते हुए किसी चीज़ों से बचने की कोशिश करे या फिर हाउस के किसी रूल्स को तोड़ दे कि हम तो सरकार में हैं, हम तो नहीं दे रहे, इस चीज़ के लिए जवाबदेही हमारी नहीं है। तो ऑपोजिशन मेंबर्स उनके ऊपर जो कंट्रोल लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे पॉइंट ऑफ ऑर्डर से। एंड दिस इज़ वन ऑफ द टूल्स जिसको आप कह सकते हो श्रेया, दिस इज़ हाउ पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। हालांकि इसके बड़े सारे टूल्स होते हैं, लेकिन ये उनमें से एक चीज़ है। ठीक है, दिख रहा है ना श्रेया साफ तरीके से कि एक कोई भी एमपी है, ऑपोजिशन मेंबर है, वो सरकार को कंट्रोल करने के लिए इस हथकंडे का इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या बनेगी अंग्रेजी के अंदर? दिस इज हाउ लेजिस्लेचर इज कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट इज कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट। बात तो एक ही है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस होता है जिसकी वजह से हाउस की जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो हॉल्ट हो जाती हैं एंड नो डिबेट इज अलाउड ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। क्यों? क्योंकि जिस भी वो ऑर्डर में चीज़ डिस्कस होनी थी, फॉलो होनी थी, सरकार के किसी मंत्री ने उस चीज़ को बिगाड़ दिया, ऑपोजिशन एमपी ने एक मैटर रेज करा, स्पीकर ने उसको देखा, समझा, एंड स्पीकर ने बोला ऐसे ये चीज़ नहीं हो सकती है, प्रॉपर प्लीज़ हाउस के रूल्स का पालन करें, उसके दायरे में रहकर ही काम करें, और आज की ये डिस्कशन या ये मुद्दा बर्खास्त करा जाता है। कल इसको फ्रेश तरीके से या लंच ब्रेक के बाद फ्रेश तरीके से हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे, जिसमें हाउस के रूल्स का आपको पालन करना है और एक प्रॉपर ऑर्डर में इस चीज़ को डिस्कस करना है स्टेप बाय स्टेप। तब ये वाली चीज़ हो जाती है। ठीक है, अब एक होती है हाफ एन आवर डिस्कशन। नाम से ही पता लग रहा है कितने मिनट या कितने घंटे की, आधा घंटा 30 मिनट। ये डिस्कशन यूज़ होती है, डिवाइस यूज़ होता है एक ऐसे मैटर को डिस्कस करने के लिए जिसका ठीक ठाक, अर्जेंट तो नहीं लेकिन ठीक ठाक पब्लिक इंपॉर्टेंस हो, सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस हो। ठीक है,
जिसके ऊपर देश में बहुत ज़्यादा लोग चर्चा कर रहे हों, और यहाँ पर जो आंसर है हाउस में ही उस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर वो मंत्री दे दे। स्पीकर इसके लिए जनरली 3 दिनों का समय 1 हफ्ते के अंदर एलोकेट कर सकते हैं इस प्रकार की डिस्कशन करने के लिए। और ये डिस्कशन किस प्रकार की है? ये इस प्रकार की है सभी जिसका सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस हो। अब इसके लिए आपको कोई एक फॉर्मल मोशन या फिर कोई वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आप स्पीकर से कहकर ये चीज़ डिस्कस करवा सकते हैं। ओके, यहाँ पर बस बेसिकली क्या है कि कोई एक मुद्दा होता है, कोई फैक्ट है, कोई एक डिटेल है, आप उसको थोड़ा सा ये चाहते हो कि वो जो मंत्री है ज़्यादा लंबा चौड़ा करके इसके ऊपर एक बार के लिए बता दें कि पूरा का पूरा मुद्दा हुआ क्या था, कैसे हुआ था और आपने क्या करा इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन अगेन ये चीज़ लिखी हुई है अर्पित, हम जानते हैं स्पीकर जब तक एक्सेप्ट नहीं करें इस चीज़ को, अब वो एलोकेट कर सकते हैं, लिखा हुआ है ना कैन एलोकेट, ये तो नहीं है मस्ट एलोकेट। समझ रहे हो? और इसमें फिर एक और दिक्कत हो जाती है श्रेया, वो ये दिक्कत हो जाती है मयूर के स्पीकर को अगर ये लगता है ना कि हाँ इस प्रकार के मुद्दे और भी जगह पर किसी और मोशन से डिस्कस हो सकते हैं, तो फिर नहीं हो पाती है वाली चीज़। यहाँ पर लगना चाहिए श्रेया, क्योंकि ये फीलिंग आनी चाहिए डेट इट इज़ अ मैटर ऑफ सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। यानी कि सारे डिवाइसेस तब तक काम नहीं आने वाले जब तक कौन खुश ना हो जाए हाउस में, किसी मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, इसको हम लोग 2 आवर डिस्कशन भी बोलते हैं, क्योंकि इस प्रकार की डिस्कशन के लिए जो टाइम एलोकेटेड होता है वो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, दे कैन रेज सच डिस्कशंस ऑन अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। स्पीकर कैन एलोकेट 2 days इन अ वीक फॉर सच डिस्कशन, और हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए 3 दिन हफ्ते के अंदर। इसके लिए ना ही हमें फॉर्मल मोशन लाना पड़ता है, ना ही वोटिंग करवानी पड़ती है। ये 1953 से ये डिवाइस एग्जिस्टेंस में है। यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। बताओ, बोलो श्रेया। नहीं यार देख नहीं रहे हो 1953 से, ठीक है, तो कैसे लिखा जा सकता है? ओरिजिनल है क्या पार्ट, बताओ। नहीं, स्पेशल मेंशन। अब कोई भी ऐसा मुद्दा विच इज नॉट अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर और विच कैन नॉट बी रेज ड्यूरिंग अ क्वेश्चन आवर या हाफ एन आवर डिस्कशन या शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन या एडजमेंट मोशन या कॉलिंग अटेंशन नोटिस या किसी भी हाउस के रूल्स के अंतर्गत, मतलब कोई भी ऐसा मुद्दा जो बाकी किसी मोशन या बाकी किसी आवर्स की डिस्कशन में इंट्रोड्यूस नहीं करा जा सकता ना, तो उसके लिए एक डिवाइस यूज होता है विच इज नोन एज स्पेशल मेंशन। ठीक है, होता कहां पर है, कौन से हाउस के अंदर? राज्यसभा के अंदर। और क्या लोकसभा के अंदर भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बस इसका नाम चेंज हो जाता है। याद रखना, स्पेशल मेंशन, ये 2 शब्द जो हैं ये राज्यसभा के लिए यूज होते हैं, लेकिन इसी प्रकार का जो जो लोकसभा के अंदर जो डिवाइस यूज होता है बिल्कुल उसका नेचर सेम होता है, सिर्फ उसकी जो टर्म होती है, टर्मिनोलॉजी होती है, वो चेंज हो जाती है। वो क्या है? नोटिस या फिर मेंशन अंडर रूल 377 ऑफ लोकसभा। समझ गए? इट्स इक्विवेलेंट प्रोसीजर डिवाइस इन लोकसभा इज नोन एज नोटिस या मेंशन रूल अंडर रूल 377 ऑफ लोकसभा। फिर बात आती है रेजोल्यूशंस की। जो एमपीज होते हैं वो रेजोल्यूशंस मूव कर सकते हैं इन ऑर्डर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस और द गवर्नमेंट टू अ मैटर्स ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस। जो डिस्कशन होती है रेजोल्यूशन के ऊपर, वो बेसिकली जो रेजोल्यूशन जिस चीज़ के ऊपर लाया गया है उसी से मिलती जुलती, बिल्कुल स्टिक करती हुई, उसी के स्कोप और उसी के कंटेक्स्ट में रेलेवेंट होनी चाहिए। जिस भी मेंबर ने, जिस भी एमपी ने एक रेजोल्यूशन मूव करा है या एक रेजोल्यूशन के लिए अमेंडमेंट मूव करी है, इट कैन नॉट विड्रॉ द सेम
एक्सेप्ट बाय द लीव ऑफ द हाउस। आप इसको रेजोल्यूशन को एक बार मूव करने के बाद इसको क्या नहीं कर सकते हो, पीछे नहीं हट सकते। ये क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट बाय द लीव ऑफ द हाउस, इसका मतलब क्या है? नहीं, अगर वो मीटिंग बर्खास्त, हाँ जब तक, हाँ वो मीटिंग अगर बर्खास्त हो गई तो याद है हमने पढ़ा था ये सारे रेजोल्यूशंस वगैरह सब अपने आप ही सस्पेंड हो जाते हैं, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन आप इसको एक बार इंट्रोड्यूस करने के बाद पीछे नहीं हट सकते हो। रेजोल्यूशंस जो होते हैं वो 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई होते हैं। अगेन उन्होंने ये सुभाष की कश्यप की बुक से दिया हुआ है, छोड़ो। एक होता है प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन। कौन इंट्रोड्यूस करेगा इसको? किसको कहोगे प्राइवेट मेंबर? अदर देन अ मिनिस्टर मतलब कौन? एमपी। इट इज वन दैट इज मूव्ड बाय अ प्राइवेट मेंबर अदर देन अ मिनिस्टर। इट इज डिस्कस्ड ओनली ऑन ऑल्टरनेट फ्राइडेज एंड इन द आफ्टरनून सेटिंग। यहाँ पर कीवर्ड यही है श्रेया, और तो कुछ पूछा नहीं जा सकता एग्जामिनर के द्वारा। एंड इन द आफ्टरनून सेटिंग। ऑल्टरनेट फ्राइडे मतलब क्या? एक फ्राइडे को छोड़कर अगला फ्राइडे, और उस फ्राइडे में टाइमिंग क्या? यस, आफ्टरनून वाली। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन किसे कहोगे? मिनिस्टर। इट कैन बी टेकन अप एनी डे फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। यस, क्योंकि सरकार अभी देश उन्हीं के हाथ में 5 साल के लिए, इस वजह से। एक होता है स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। इसको कोई भी मूव कर ले, चाहे प्राइवेट मेंबर चाहे मिनिस्टर। अब स्टैट्यूटरी वर्ड किसको बोला जाता है? विच इज कनेक्टेड विद द वर्ड स्टैच्यूट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्टैच्यूट? एक्ट या फिर लॉ, राइट? इसको बेसिकली इसलिए बोला जाता है बिकॉज इस रेजोल्यूशन का लेना देना होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी जो प्रोविजन हो उससे, या फिर पार्लियामेंट का एक एक्ट से लेना देना होता है इसका, राइट? जो रेजोल्यूशंस होते हैं ये मोशन से डिफरेंट होते हैं किन किन एस्पेक्ट में? सारे के सारे जो रेजोल्यूशंस होते हैं दे कम इन द कैटेगरी ऑफ सब्सटेंसिव मोशंस। यानी कि कुछ एक इंपॉर्टेंट बात होती होगी, यानी कि हर एक रेजोल्यूशन एक पर्टिकुलर प्रकार का मोशन होता है, लेकिन सारे के सारे मोशंस नेसेसरी तौर पर जो होंगे वो रेजोल्यूशंस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रेजोल्यूशंस तो और भी तरीके के होते हैं ना, सॉरी मोशंस तो और भी तरीके के होते हैं ना। आप इसको क्या सेंसर मोशन कहोगे क्या? आप इसको बताओ, बताओ, यहाँ कुछ दिख रहा है आपको? हो सकता है, लेकिन रेजोल्यूशन के अंदर कभी ये सुना आपने नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन या कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन? वो तो मोशन ही होता है। तो फिर से देखो, ऑल रेजोल्यूशंस कम इन द कैटेगरी ऑफ सब्सटेंसिव मोशंस। दैट इज एवरी रेजोल्यूशन किसी न किसी प्रकार का एक मोशन तो होता ही है। इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो मोशंस हो वो सब्सटेंसिव मोशन हो। तो कुल मिलाकर बात यह कि सारे के सारे मोशंस रेजोल्यूशंस नहीं हो सकते, क्योंकि सारे मोशंस सब्सटेंसिव मोशन नहीं हो सकते। और रूल क्या कह रहा है ऊपर? हर एक रेजोल्यूशन सब्सटेंसिव मोशन की कैटेगरी में फॉल होता है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो, दिमाग में खिचड़ी अगर बन रही है, तो हमने ये पढ़ा था सब्सटेंसिव मोशन के अंदर इंडिपेंडेंट प्रपोजल, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात होती है, लाइक इम्पीचमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, ये ब्रॉडर कैटेगरी थी, याद है? कौन जाइए? ऑल मोशंस आर नॉट नेसेसरीली पुट टू वोट ऑफ द हाउस, वेयर सारे के सारे रेजोल्यूशंस इनके ऊपर वोटिंग होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 17 क्या कह रहा है? अच्छा, सेम सुभाष कश्यप की बुक से ले रखा है, छोड़ो। अब उसके अलावा हम लोग बात करते हैं एक यूथ पार्लियामेंट की। जो स्कीम है यूथ पार्लियामेंट की, इसको स्टार्ट करा गया था, एक हमारे देश में कॉन्फ्रेंस हुई थी, 4th ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस। विप याद है? विप कौन होता है? हर एक पार्टी का एक ऐसा बंदा जो कि क्या बताता है, व्हाट्सएप वाली बात याद है?
कि कल किसके ऊपर वोटिंग देनी है, कल क्या कहाँ पर एब्सेंट होना है, कल कहाँ प्रेजेंट होना है, कल कितने बजे आना है, क्या नहीं आना है। वो बेसिकली सारे मेंबर्स के बिहेवियर और उनके फंक्शंस को रेगुलेट करता है, राइट। ठीक है। और क्या वेब डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है अगर पार्टी जो है कोई मेंबर उसकी बात ना माने और बागी हो जाए, होने लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, यहाँ नाम से पता लग रहा है ना, यूथ पार्लियामेंट। यंगर जनरेशन को पार्लियामेंट की प्रैक्टिस और प्रोसीजर से एक्वेंट करना, रूबरू करना। ठीक है। ऐसे आपको पता होगा एक, जैसे अब चलो इसको पढ़ाता हूँ मैं, फिर बताता हूँ। स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन और टॉलरेंस को कल्टीवेट करना इन द माइंड्स ऑफ द यूथ, उनके कैरेक्टर में झलक झलक ये वाली बात है। स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर जो बेसिक वैल्यूज है डेमोक्रेसी की, उनको बताना। एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस किस पर्सपेक्टिव के साथ बनाए जाते हैं, उनमें क्या क्या काम चलते हैं। फ्यूचर मतलब बेसिकली यंग जनरेशन को फ्यूचर के लिए रेडी करना, पॉलिटिक्स में आने के लिए या फिर डेमोक्रेसी के बारे में या फिर देश के बारे में रूबरू करवाने के लिए। इसको रेगुलेट कौन करता है? एक मिनिस्ट्री हमारे देश के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और एनकरेजमेंट टू द स्टेट्स इन इंट्रोड्यूसिंग दिस स्कीम। कोई भी एनरोल हो सकता है इसके अंदर, और ज़रूरी नहीं है यूथ का मतलब यहाँ पर यही है कि हमारी एज के वाले यहाँ पर नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स ने भी इसको ज्वाइन कर रखा होता है। और यहाँ पर क्या होता है, अच्छी बात होती है कि सबको इक्वली ट्रीट करा जाता है। पता है, आप यहाँ पर भले ही वो आ गए हो, लेकिन आपको बोला जाता है कि आईडी कार्ड मिलता है आपको यूथ पार्लियामेंट का। आपको ये बोला जाता है कि आप यहाँ पर नॉर्मल फंक्शनरी की तरह आए हो, सारे इक्वल हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर किसी को अपना इंट्रोडक्शन ऐसा करके मत दो कि नाम क्या क्या आपने लिख रखा है कि दीपांग IAS और ऐसा करके। यहाँ पर सब लोग बेसिकली क्या है कि आप लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कंट्री की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने के लिए बस ही उसके लिए कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स हैं। तो आप सब लोग यूथ पार्लियामेंट का पार्ट हो। और कभी और इनके पास यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है वैसे अच्छे से, इन्होंने बहुत कम इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कभी डिटेल में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से। छोटा सा टॉपिक होता है लेकिन मेंस में पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये जब ट्रेन हो जाते हैं ना, तो सरकार पता है श्रेया इनको भी बुलाती है यूथ पार्लियामेंटेरियंस को कि आप लोग कुछ सुझाव दो, आपको क्या लगता है आपकी जनरेशन के अंदर और किस किस प्रकार की पॉलिसी आनी चाहिए। किसी मंत्री ने बुलाकर इनको पूछा, मान लो, ठीक है, इनकी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री जी से और उनका मंत्रिमंडल बैठा हुआ है। इन्होंने बोला, सुझाव के लिए इनको बुलाया और इन्होंने बोला कि हम ऐसा सोचते हैं। तो प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल या कोई भी मिनिस्टर जो है, जो कि कमिटीज़ होती ना वेरियस, उनको एक बोल देती है सेक्रेटरीज वगैरह को, हायर लेवल के IAS ऑफिसर जो होते हैं, सीनियर IAS ऑफिसर वगैरह, कि आप लोग ऐसी किसी पॉलिसी मेकिंग के ऊपर काम करो और हमारी साइट पर जो भी हमारी मिनिस्ट्री है उसके ऊपर ड्राफ्ट प्रपोजल डाल देना इस चीज़ का कि जनता क्या सोचती है इसके बारे में, क्या ऐसा कोई बिल या ऐसा कोई एक्ट कोई आना चाहिए फ्यूचर में कि नहीं आना चाहिए। बहुत सारी जो छोटी छोटी जो सरकार के इनिशिएटिव्स होते हैं ना, डिजिटल प्रोग्राम वाले या कुछ भी किसी चीज़ कोई स्कीम होती है, तो वो यूथ पार्लियामेंट सजेशन देता है सरकार को, और यहाँ को पैसे भी मिलते हैं काम करने के। अगला लेक्चर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा जिसमें हम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जानेंगे पार्लियामेंट के बारे में। इस डिस्कशन में लेकिन फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।